तो चलिए शुरू करते हैं हम ठोस का वर्गीकरण। देखिए ठोस का वर्गीकरण है वो हम ज्यामिति के आधार पर ठोस का वर्गीकरण करेंगे। ज्यामिति के आधार पर ठोस का वर्गीकरण करेंगे। देखिए ज्यामिति के आधार पर ठोस का वर्गीकरण जब हम करेंगे तब ठोस को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो आपको एक बार मैं उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे लोहा है, कॉपर है, हीरा है, ग्रेफाइट है, बर्फ़ है, आयोडीन है, ये सभी क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। उसके बाद जब हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, ये सभी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है, लकड़ी है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये सभी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो जैसे कॉपर, फेरस, आयरन है, लोहा जिसे आप सामान्य भाषा में बोलते हैं, और हीरा है, ग्रेफाइट है, बर्फ़ है, ये सभी क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। तो सबसे पहले हम इनकी प्रॉपर्टी बारे में बात करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस किन्हें कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। देखिए सबसे जो इनका बेसिक गुण है, बेसिक प्रॉपर्टी है, वो ये है कि जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उनके जो अवयवी कण हैं, तो क्रिस्टलीय पदार्थ हैं उनके जो अवयवी कण हैं जिनसे क्रिस्टलीय पदार्थ मिलकर बने होते हैं, वो एक निश्चित व नियमित व्यवस्था रखते हैं क्रिस्टल में, त्रिज्यी में। अपनी वो जो व्यवस्था है वो निश्चित व नियमित रूप से रखते हैं। देखिए हम उदाहरण देके आपको समझाते हैं। देखिए अवयवी कणों की त्रिज्यी में एक निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस में, और अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की त्रिज्यी में निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती। ठीक है, अब देखो जैसे ये हमारे पास एक पूरा क्रिस्टल है, जो ग्रेफाइट होता है वो भी एक क्रिस्टलीय ठोस है। उसका उदाहरण लेते हैं हम। तो ग्रेफाइट की जो संरचना है वो इस प्रकार की होती है। देखिए इसमें जो परमाणु है, ये परमाणु है, अवयवी कण ये है, अवयवी कण ये है, एक अवयवी कण ये है, एक अवयवी कण ये है, ये है। ये आप मैं जितने भी बिंदु डिनोट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये सभी अवयवी कण हैं। देखिए अवयवी कणों हैं, अब इनकी निश्चित व नियमित एक ज्यामिति है, एक निश्चित ज्यामिति है, उस ज्यामिति का बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं। देखिए ज्यामिति क्या होती है, ज्यामिति जैसे एक त्रिभुज अपनी शेप रखता है, उसकी ज्यामिति अलग है। एक आयत है, एक घन है, ये सभी इनकी ज्यामिति हैं, अलग अलग इनकी जो स्ट्रक्चर है इनको ज्यामिति बोलते हैं। तो हम देखेंगे जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनकी ज्यामिति फिक्स होती है। उस एक फिक्स ज्यामिति पर क्रिस्टल जो अवयवी कण है वो उपस्थित होते हैं और वो पुनरावृत्ति करते हैं बार बार अब क्रिस्टल में। सेम जैसे यहाँ पर ये क्रिस्टल की एक ज्यामिति है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, इसी प्रकार पूरा क्रिस्टल इस प्रकार की ज्यामितियों से मिलकर बना होता है। एक नियमित रूप से व्यवस्थित होती हैं और एक निश्चित जगह पर होते हैं। ठीक है, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन वो थोड़ी पाई जाती है, थोड़ी मतलब लघुपरास की पाई जाती है। देखिए जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें जो अवयवी कण हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में अल्प दूरी के लिए उपस्थित होते हैं, अल्प दूरी के लिए उपस्थित होते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्रिस्टल है वो जो ज्यामिति है वो इस प्रकार की है, इस क्रिस्टल में, इसमें इस प्रकार की है, इसमें चेंज हो गई। जो एक निश्चित व नियमित व्यवस्था है वो कुछ दूरी के लिए ही लगी हुई है, जबकि इसमें जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें एक निश्चित ज्यामिति की जो पुनरावृत्ति है वो बार बार होती है, एक लॉन्ग रेंज में होती है, इसमें एक शॉर्ट रेंज में होती है। कौन से में? क्रिस्टलीय ठोस में। और इनमें जो अवयवी कण है उनकी व्यवस्था भी निश्चित, नियमित व निश्चित नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखिए यहाँ पर एक 6 कार्बन का ज्यामिति है, यहाँ पर 6 है, लेकिन यहाँ पर 5 की, यहाँ पर 4 की। इस प्रकार जो अवयवी कण है उनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती। अर्थात हम कहेंगे कि अवयवी कणों की त्रिज्यी में निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस में। और क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण हैं उनकी त्रिज्यी में निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। इस डायग्राम से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। उदाहरण एक दूसरा भी है,
उसको हम आगे समझेंगे। तो इसका दूसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये है कि इसमें अवयवी कणों के त्रिज्या में एक निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है, जिसमें इसमें दिखाया गया है। और अक्रिस्टलीय ठोस में इनमें अवयवी कणों के त्रिज्या में व्यवस्था निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती। ठीक है, उसके बारे में हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनमें जो अवयवी कण हैं, जिनकी ज्यामिति है जो एक नियमित रूप से व्यवस्थित है, वो एक लंबी रेंज में उपस्थित है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक लॉन्ग रेंज में उपस्थित है। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं वो एक शॉर्ट, जो एक निश्चित और नियमित व्यवस्था है, वो एक थोड़ी दूरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, इस अक्रिस्टलीय ठोस में ये इतने में ही, इतनी सी दूरी में ही एक निश्चित व नियमित ज्यामिति का पुनरावृत्ति करें, इसके बाद कोई पुनरावृत्ति नहीं करें, अलग अलग व्यवस्था हो गई, तो हम कहेंगे जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दीर्घप्रासी होते हैं। दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है, इनमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो दीर्घप्रासी होती है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, क्योंकि इनमें एक प्रकार की व्यवस्था लंबी दूरी तक या लंबी व्यवस्था होती है। इसमें एक निश्चित व नियमित व्यवस्था है वो छोट दूरी के लिए होती है। इसलिए हम कहेंगे जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं ये लघुप्रासी होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस हैं वो दीर्घप्रासी होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो लघुप्रासी होते हैं। इसके बाद आगे देखिए, हम क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बता रहे थे कि इनकी जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दीर्घप्रासी व्यवस्था रखते हैं, जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो लघुप्रासी व्यवस्था रखते हैं। देखिए कैसे रखते हैं, हम एक बार लिख देते हैं, दीर्घप्रासी व्यवस्था, ये रखते हैं दीर्घप्रासी व्यवस्था। और जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं वो रखते हैं लघुप्रासी व्यवस्था। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दीर्घप्रासी व्यवस्था रखते हैं, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो लघुप्रासी व्यवस्था रखते हैं। देखिए, दीर्घप्रासी का यही अर्थ है कि जो इसमें क्रिस्टल की जो एक निश्चित ज्यामिति है, जो अवयवी कणों की नियमित व निश्चित जो पुनरावृत्ति हो रही है एक सेम ज्यामिति की, वो एक लॉन्ग रेंज में हो रही है, लॉन्ग ऑर्डर में हो रही है। और जो अक्रिस्टलीय ठोस है उनमें एक निश्चित ज्यामिति की पुनरावृत्ति एक अल्प दूरी के लिए ही हो रही है, एक अल्प दूरी की हो रही है, आगे वो बदल जाती है एक निश्चित ज्यामिति की। तो हम कहेंगे ये इनकी जो व्यवस्था होती है वो लघुप्रासी व्यवस्था होती है अवयवी कणों की, और जो क्रिस्टलीय ठोस है उनमें अवयवी कणों की व्यवस्था होती है वो दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। उसके बाद हम अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनका गलनांक होता है वो एग्जैक्ट होता है। एग्जैक्ट का अर्थ ये है कि उसका जो गलनांक है वो तीक्ष्ण बोलते हैं, उनका गलनांक है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक होता है वो तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण का मतलब होता है एग्जैक्ट उसी का, और इसमें गलनांक वो तीक्ष्ण नहीं होता। गलनांक है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तीक्ष्ण नहीं होता। देखिए इसका अर्थ क्या है, जैसे आपके पास लोहा है, लोहा, फेरस, कॉपर है, ये सभी क्रिस्टलीय ठोस है। और अक्रिस्टलीय ठोस में जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, ये सभी क्या हैं, अक्रिस्टलीय ठोस है। देखिए जब आप क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को गर्म करोगे तब वो ठोस अवस्था से जब द्रव्य अवस्था में बदलेंगे, तब उनका जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं उनका एक निश्चित बिंदु होता है, निश्चित तापमान का बिंदु होता है, उसके बाद वो द्रव्य में बदलना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए जैसे हम बात करते हैं फेरस की, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो गलनांक बिंदु होता है वो होता है 1334 डिग्री सेल्सियस।
नहीं नहीं, इसका होता है 1534 डिग्री सेल्सियस होता है फेरस का मेल्टिंग पॉइंट। देखिए इस 1534 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो आयरन है वो मेल्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। ना तो इससे पहले होगा, इसके बाद तो होगा, लेकिन इससे पूरा फेरस है वो द्रव्य रूप में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं तीक्ष्ण। इनका गलनांक होता है एग्जैक्ट होता है। जैसे बर्फ़ है उसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो एक्सीलरेट ठोस होते हैं उनका गलनांक वो तीक्ष्ण नहीं होता, मतलब एग्जैक्ट नहीं होता। जैसे प्लास्टिक को आप गर्म करोगे तब वो ऐसा नहीं है कि एक बिंदु पर स्टार्ट हो जाएगा पिघलना पूरा, वो एक नियत रेंज में होगा। जैसे हम उदाहरण में मान लें कि 100 से 150 के मध्य है तो प्लास्टिक वो पिघलती है। तो हम माना पिघलती नहीं है, लेकिन एक रेंज मान लिए कि जो एक्सीलरेट ठोस होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट वो तो निश्चित नहीं होता, जबकि जो क्रिस्टलेट ठोस है उनका गलनांक वो एकदम एकदम तीक्ष्ण होता है या निश्चित होता है। इसीलिए इसको जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उनको वास्तविक ठोस कहते हैं। इनको वास्तविक ठोस कहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस कहते हैं। आभासी का अर्थ है कि झूठे, आभासी ठोस कहते हैं आभासी ठोस कहते हैं। किसको कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस को। इसके बाद देखेंगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दृढ़ होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दृढ़ होते हैं। हम इसको एक बार मिटान देते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दृढ़ होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दृढ़ होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दृढ़ नहीं होते। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दृढ़ होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दृढ़ नहीं होते। दृढ़ नहीं होते या इन्हें जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उन्हें हम अतिशीतित द्रव्य भी कहा जाता है। अतिशीतित द्रव्य भी बोलते हैं। अतिशीतित द्रव्य किसको बोलते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस को। यह इसका दूसरा नाम है अतिशीतित द्रव्य बोलते हैं। अतिशीतित द्रव्य का मतलब ये इसके नाम से ही है। द्रव्य है लेकिन वो अति मतलब ज़्यादा, शीतित मतलब ठंडा है। ऐसा द्रव्य जो ज़्यादा ठंडा है। अब जैसे कांच है, कांच को हम अतिशीतित द्रव्य बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कांच है उसमें बहाव का गुण पाया जाता है। हम ऐसे बोल सकते हैं जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, सामान्य जो ठोस होते हैं उनमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता। जो वास्तविक ठोस होते हैं उन्हें बहाव का गुण नहीं पाया जाता। बहाव का आता है बहने का गुण नहीं पाया जाता, जबकि जो क्रिस्टलीय ठोस है उनमें बहने का गुण पाया जाता है। देखिए जैसे आप पुरानी बिल्डिंग या इमारत हैं, भवन हैं, महल हैं, उनमें जब आप जाओगे तब आप उनकी खिड़कियों में लगे जब शीशे को, जो कांच है उसको देखोगे, तब वो आपको ऊपर से पतला दिखाई देगा और नीचे से वो मोटा दिखाई देगा। तो इसका अर्थ ये है कि जो कांच है वो एक अतिशीतित द्रव्य है। वो द्रव्य की तरह बहने का गुण है, लेकिन वो बहुत ही धीमे धीमे बहता है। उसमें जो बहने का गुण है वो बहुत ही स्लो होता है, कई वर्षों लग जाते हैं बहने में। तो अतिशीतित द्रव्य का उदाहरण कौन है? कांच। अर्थात कांच में अतिशीतित द्रव्य की जो प्रॉपर्टी है, जो बहने की प्रॉपर्टी, वो पाई जाती है। आप इसका अवलोकन पुरानी इमारतों में जाकर उनकी खिड़कियों के लगे शीशे को देखकर, या पुराने कांच है उनमें जाकर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला पॉइंट की बात करेंगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका जो शीतलन वक्र है वो नियमित नहीं होता, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनका जो शीतलन वक्र है वो नियमित होता है। देखिए हम इस टॉपिक को लिखते हैं एक बार। इसके बाद इनका जो शीतलन वक्र है, शीतलन वक्र, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने इसको समझाया नहीं है। शीतलन वक्र है वो असतत है। असतत
असतत है, अभी मैंने समझाया नहीं है, चिंता में नहीं पड़े। जो शीतल वक्र है वो इसका असतत होता है, और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका जो शीतल वक्र है वो सतत होता है। क्रिस्टलीय ठोस का जो शीतल वक्र है वो सतत होता है। इनका जो शीतल वक्र है, शीतलन वक्र है वो होता है, वो सतत होता है। अब देखिए ये सतत और असतत क्या है, और इससे पहले हम देखेंगे शीतलन का अर्थ क्या है। शीतलन का अर्थ है किसी चीज़ का ठंडा होना, वो होता है शीतलन। देखिए इनका वक्र बनाते हैं, तो हमने इनके वक्र बनाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे हम समय, और यहाँ पर लिखेंगे हम तापमान। ये तापमान की रेंज होती है 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस प्रकार रेंज होती है। 100 डिग्री सेल्सियस मान लो, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस मान लो, इस प्रकार की रेंज होती है। अब देखिए इसमें भी इस प्रकार का वक्र बना लेते हैं। यहाँ पर हमें टाइम लिख देना है, यहाँ पर हमें टेम्परेचर लिख लेना है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि देखिए आप शीतल वक्र है वो ऐसा तो होता है, किसका होता है, क्रिस्टलीय ठोस का, और क्रिस्टलीय ठोस का होता है वो सतत होता है। हम इसी टॉपिक को समझा रहे हैं आपको कि इसका शीतल वक्र है वो असतत क्यों होता है। देखिए हम सबसे पहले एक बिंदु लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक बिंदु लेते हैं, ये बिंदु ले लिया, और यहाँ पर जो द्रव्य है वो भाप के रूप में, उसका तापमान वो 100 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ाएंगे उसका तापमान कम होगा, उसका तापमान हम इतना कम करेंगे कि उसका तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस कर देंगे। कितना कर देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस कर दिए, ठीक है। ये है, यहाँ से बी आ गया। अभी इस बी पॉइंट पर भी ये क्या है, द्रव्य के रूप में बदल गया। एक काम करो, जो ए बिंदु है यहाँ पर द्रव्य है और उसका तापमान कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमने इसका तापमान कम किया और इतना कम कर दिया, इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया। उस बी पॉइंट पर भी ये द्रव्य है, तापमान कम हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देखिए जब द्रव्य है, द्रव्य से जब हम आइस बनाएंगे तो आपको पता है कि जो आइस होती है बर्फ़ होती है, उसका तापमान कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उसका तापमान कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द्रव्य है और यहाँ पर बर्फ ठोस है। अवस्था चेंज हो रही है, लेकिन तापमान में कोई अंतर नहीं है। तापमान दोनों के समान है, लेकिन अवस्था चेंज हो रही है। हम कहते हैं जब तापमान चेंज नहीं हो और अवस्था चेंज हो तो एक इससे ऊष्मा निकलती है, यहाँ से ऊष्मा निकलती है, उसे बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। लेकिन हम इसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। अब देखिए इस पर सी बिंदु पर जो बर्फ़ है उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसके बाद जब हम बर्फ़ को और ठंडा करेंगे तब उसका तापमान है वो माइनस में चला जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस मान लो। तब हम कह रहे हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका वक्र है वो असतत होता है। वो जैसे जैसे तापमान में हम कम करेंगे तो उनकी जो अवस्था है वो अलग अलग तापमान पर परिवर्तित होती है। इस प्रकार इनका वक्र असतत होता है। लेकिन जब हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात करेंगे तो इनका वक्र है वो इस प्रकार का सतत आएगा। अर्थात जैसे जैसे क्रिस्टलीय ठोस के तापमान में हम कम करेंगे तो उसकी अवस्था में भी उसी प्रकार का परिवर्तन होगा। जबकि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनकी जो अवस्था है, पहले तापमान में कमी होती है, उसके बाद अवस्था में चेंज होता है, उसके बाद तापमान में कमी होती है। इसी प्रकार इनका जो वक्र है, शीतलन वक्र है, वो असतत होता है। जो इनका शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है, अनकंटिन्यूस होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस है उनका जो शीतलन वक्र है वो सतत होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद इनका जो आखिरी पॉइंट है क्रिस्टलीय ठोस का, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदेशिक होते हैं।
और जो एक्सिलेट ठोस होते हैं वो समदेशिक होते हैं। एक्सिलेट ठोस होते हैं वो विषमदेशिक होते हैं। विषम में अलग, देशिक मतलब दिशा, ये विषमदेशिक होते हैं। और जो किसलेट ठोस होते हैं वो समदेशिक होते हैं, समदेशिक होते हैं। आइसोट्रोपिक होते हैं, इसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक, इसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक। देखिए विषमदेशिक का अर्थ क्या है। देखिए हम इससे पहले क्रिस्टल की जो व्यवस्था बताई थी वो इस प्रकार की बताई थी, उससे हमें उन टॉपिकों को समझने में आसानी होती है। लेकिन जब हम किसली ठोस में विषमदेशिक और समदेशिक जो टर्मिनोलॉजी है उनको समझाने के लिए हम जो किसली ठोस है उनका जो कि अभिविकर्ण है उसको पॉइंट से डिनोट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर किसली ठोस की व्यवस्था होती है वो निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है जो सेम पुनरावृत्ति पर होती है, सेम पुनरावृत्ति पर होती है। जबकि जो एक्सिलेट ठोस होते हैं उनमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती, उनमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती। इसमें जो व्यवस्था होती है वो नियमित होती है और व्यवस्था निश्चित होती है, नियमित होती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें जो व्यवस्था होती है वो नियमित व निश्चित होती है, व्यवस्था होती है वो नियमित व निश्चित होती है। और जो इसकी व्यवस्था होती है वो नियमित व निश्चित नहीं होती, वो इरेगुलर होती है, कहीं पर भी कोई सा पार्टिकल उपस्थित है। ये होती है एक्सिलेट ठोस की व्यवस्था। देखिए विषमदेशिक का अर्थ ये है कि जब हम अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तो हमें जो भौतिक गुण है किसलेट ठोस के वो हमें अलग अलग प्राप्त होंगे। जैसे हम इधर से जाते हैं इधर तो हमें इस प्रकार के परमाणु इस लाइन पर आ रहे हैं जैसे, लेकिन हम इस इधर से इधर जाएंगे तो हमें अलग अलग प्रकार के परमाणु मिल रहे हैं। लेकिन हम इसमें जाएंगे कहीं से भी तो हमें सेम प्रकार के परमाणु मिल रहे हैं, अर्थात ये आपस में घुले मिले हैं। किधर से चले जाओ सेम प्राप्त होंगे, हमें सेम भौतिक गुण प्राप्त होंगे। जबकि इनके जो विषमदेशिक के गुण हैं वो अलग अलग प्राप्त होंगे, इनके भौतिक गुण। जैसे भौतिक गुण हम उदाहरण लेते हैं, जैसे तनन सामर्थ्य है, भौतिक गुण ले रहे हैं हम पदार्थ के। जैसे तनन सामर्थ्य है, अपवर्तनांक है, गलनांक है। इनके जो मान हैं वो अलग अलग दिशाओं में हमें अलग अलग प्राप्त होंगे किसलेट ठोस में। जबकि जो एक्सिलेट ठोस होते हैं उनमें हमें जो भौतिक गुण है वो किसी भी दिशा से आप मान लो सब दिशाओं में समान होते हैं, सब दिशाओं में समान होते हैं भौतिक गुण। इसलिए वो एक्सिलेट पदार्थ होते हैं वो समदेशिक होते हैं और जो किसलीय पदार्थ होते हैं वो विषमदेशिक होते हैं। क्योंकि जब हम इनकी दिशाओं को अलग अलग इनके अभिकरणों को देखेंगे तो हमें विषम मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं। जबकि जो किसलेट ठोस होते हैं वो हमें सभी दिशाओं में समान मिल रहे हैं। इसलिए इसका नाम पड़ा समदेशिक और इसका नाम पड़ा है विषमदेशिक। जो भौतिक गुण हैं वो तनन सामर्थ्य, अपवर्तनांक, गलनांक आदि हैं वो भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं किसमें, किसलिए ठोस में। और हमें ये गुण है भौतिक गुण सभी दिशाओं में एक समान प्राप्त होते हैं। तो ये हैं इनके भौतिक गुण। एक्सिलेट ठोस में सभी दिशाओं में भौतिक गुण समान प्राप्त होते हैं और किसलेट ठोस में हमें भौतिक गुण हैं वो अलग अलग दिशाओं में हमें अलग अलग प्राप्त होंगे। तो ये थे ठोस का ज्यामितीय आधार वर्गीकरण, किसलीय और अकिसलीय ठोस। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, किसलीय ठोस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।